नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया की। एक ऐसी सरकारी पहल जिसने भारत के एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये वो स्कीम है जिसने हजारों सपनों को एक हकीकत में बदलने का काम किया है। तो क्या किसी के मन में भारत में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का कोई नया जबरदस्त आइडिया आ रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये ख्याल भी जरूर आते होंगे। टैक्स का जंजाल, सरकारी नियमों की उलझनें, और हाँ, सबसे बड़ी चुनौती, फंडिंग कहाँ से आएगी। ये वो रुकावटें हैं जो अक्सर अच्छे अच्छे आइडियाज को भी शुरू होने से पहले ही रोक देती हैं। और बस यहीं पर पिक्चर में आती है स्टार्टअप इंडिया पहल। ये सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर इन्हीं सब मुश्किलों को हल करने और भारत में इनोवेशन के लिए एक मजबूत माहौल बनाने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पहल के पीछे का असली मकसद क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया। इस सफर की शुरुआत हुई थी जनवरी 2016 में, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत में स्टार्टअप कल्चर को एक नया जोश देना। और आज ये एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बन चुका है जो भारत को नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी बनाने वालों का देश बनाने में मदद कर रहा है। और इसका असर वो सच में हैरान करने वाला है। डीपीआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अब तक जानते कितने 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो आखिर सरकार इस पहल से क्या हासिल करना चाहती है? इसका लक्ष्य एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। एक ऐसा माहौल जहां नए आइडियाज यानी इनोवेशन को बढ़ावा मिले, बिजनेस शुरू करने के लिए नियम आसान हों, आगे बढ़ने के लिए फंडिंग तक पहुंचो और आखिर में देश में रोजगार पैदा हो। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर वो कौन से फायदे हैं जो उद्यमियों को सीधे तौर पर मिलते हैं? व्हाट्स इन इट फॉर देम, जो इस प्रोग्राम को इतना आकर्षक बनाता है? सबसे बड़े फायदों में से एक है इनकम टैक्स में छूट। शुरुआती स्टार्टअप्स को अपने पहले 10 सालों में से कोई भी लगातार 3 साल इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी मदद है। अब जो बात सचमुच दिलचस्प है वो ये है कि ये प्रोग्राम आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा में भी मदद करता है। पेटेंट फाइल करने की जो फीस होती है उस पर 80% तक की भारी छूट मिलती है। मतलब इनोवेशन को सुरक्षित रखना अब ज्यादा महंगा नहीं है। और ये देखिए, इससे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा बाजार खुल जाता है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स बिना किसी पुराने अनुभव या टर्नओवर की शर्त के सरकारी टेंडर में बोली लगा सकते हैं, जो पहले उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो संक्षेप में देखें तो फायदे हर स्तर पर हैं। पैसों के मामले में टैक्स में छूट और फंड ऑफ फंड्स का एक्सेस, कानूनी तौर पर पेटेंट और ट्रेडमार्क में मदद और कानूनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा, और बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकारी टेंडर तक पहुंच और नेटवर्किंग के शानदार अवसर मिलते हैं। ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन इनके लिए योग्य है। चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि मान्यता के लिए पात्रता के नियम और शर्तें क्या हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की बिजनेस एंटिटी आवेदन कर सकती है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ये योग्य हैं। लेकिन हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 और मुख्य शर्तें हैं। पहली, कंपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, किसी भी वित्तीय वर्ष में सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, बिजनेस इनोवेटिव, स्केलेबल या फिर मौजूदा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेहतर बनाने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब सर्टिफिकेट पाने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और काफी सीधी है। पहला कदम, अपने बिजनेस को कानूनी रूप से इनकॉर्पोरेट करें। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाएं। तीसरा, DPIIT मान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें। चौथा, अधिकारियों के रिव्यू का इंतजार करें। और पांचवा, बस ईमेल के जरिए अपना डिजिटल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट पालें। लेकिन प्रक्रिया सीधी होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें गलतियां नहीं हो सकती। अब हम कुछ आम गलतियों पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है। यह एक बहुत ही आम कारण है। अगर एप्लीकेशन में ये साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि प्रोडक्ट या सर्विस कैसे नहीं है या किसी असली समस्या का समाधान कर रही है, तो उसे अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है।
एक और गलती है अपने बिजनेस मॉडल को अस्पष्ट तरीके से समझाना। मूल्यांकन करने वालों की नज़र में भरोसा बनाए रखने के लिए एक साफ और डिटेल्ड विवरण देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। जरूरी दस्तावेज जैसे कि पिच डेक या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अगर अधूरे हैं या जमा नहीं किए गए हैं तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो सकती है। तो इन बातों को ज़रूर याद रखें। पहली, आइडिया और बिजनेस मॉडल में दम होना चाहिए। इनोवेशन की कमी या कमज़ोर बिजनेस विवरण से बचें। दूसरी, पात्रता की शर्तें पूरी होनी चाहिए। सही बिजनेस प्रकार, 10 साल से कम उम्र और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। और तीसरी, एप्लीकेशन पूरी और सही होनी चाहिए। कोई भी अधूरा दस्तावेज अस्वीकृति का कारण बन सकता है। तो ये था स्टार्टअप इंडिया पहल का एक विस्तृत विश्लेषण जो इनोवेटर्स को उनके सफर में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल यह है कि इस लिस्ट में शामिल होने वाला अगला बड़ा आइडिया किसका होगा?